प्रबोधरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज 3 concepts a day. More or less these concepts are related to sociology, but it is good for general knowledge. It is good for any person who is preparing for humanities with respect to their syllabus of UPSC or state PCS or any other examination. आज के इस एपिसोड के अंदर अगले 15 मिनट में हम डिस्कस करेंगे 5 कॉन्सेप्ट. आज 3 नहीं 2 बोनस 5 कॉन्सेप्ट. इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म क्या है, एफ्लुएंट वर्कर क्या है, एडहॉकिंग क्या होती है, एडहॉक हाइपोथेसिस नहीं जो लास्ट लेक्चर में, एडहॉकिंग एक अलग चीज है, एफ्लुएंट सोसाइटी क्या है और एजिज्म क्या है. सबसे मजे की बात यह है कि ये सारे के सारे टर्म किसी ना किसी सोशियोलॉजिस्ट ने कॉइन किए हैं, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज किए जाते हैं और इन टर्म से आप अपनी एनहांसमेंट कर सकते हो आंसर्स की. इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म यूज कर सकते हो जब न्यूक्लियर फैमिली की बात करो फैमिली के चैप्टर में. एफ्लुएंट वर्कर यूज कर सकते हो जब मार्क्स या वेबर के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखो आप. एडहॉकिंग आप यूज कर सकते हो जब एथनोमेथोडोलॉजी पे आंसर करो आप. एफ्लुएंट सोसाइटी आप यूज कर सकते हो जब स्ट्रैटिफिकेशन में इनइक्वालिटी को दर्शा रहे हो आप. एजिज्म यूज कर सकते हो आपके पॉपुलेशन डायनामिक्स के अंदर, जहां पे एजिज्म अपने आप में एक सिलेबस है, जहां पे बटलर साहब ने इस टर्म को कॉइन किया. चलिए शुरुआत करते हैं. इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म. नॉर्मली क्या देखा जाता है कि एक जॉइंट फैमिली होती है और धीरे धीरे ये फैमिलीज वेस्ट के व्यू के अकॉर्डिंगली देखें तो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बदल रही थी. अब जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रही है तो जॉइंट फैमिली में होता था कलेक्टिविटी, जहां पे लोगों को वैल्यू इसलिए नहीं किया जाता था कि उनका काम बड़ा है या उनकी औकात बड़ी है, बट इसलिए इंटरेक्शंस रखे जाते थे बिकॉज दे आर योर किथ एंड किन्स. न्यूक्लियर फैमिली में जब आते हो तो न्यूक्लियर फैमिली में कुछ मेंबर्स होते हैं. एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं 4 मेंबर, हस्बैंड वाइफ एंड देयर रेस्पेक्टिव अनमैरिड चिल्ड्रंस. अब इन चारों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिविटी होती है. ये 4 बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं. जैसे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जितने बच्चे देख रहे हैं आपके 4 या 5 या जो फैमिली है उसका एक ग्रुप है, ये सारे के सारे ज्यादा कनेक्टेड है. बट एट सेम टाइम आपका एक और लार्जर फैमिली का ग्रुप होगा व्हाट्सएप के अंदर, जहां पे आपके सारे फैमिली मेंबर्स कनेक्टेड है. लेकिन आप देखोगे कि जो वो बी टुगेदर टाइप का सा ग्रुप है उसके अंदर शायद आप बाकी सारे कजिन से उस लेवल पे कनेक्टेड नहीं हो जिस लेवल पे आप अपने प्राइमरी किन से कनेक्टेड हो, भाई या बहन या बहन या बहन बहन या भाई भाई. यहां पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस होते हैं बिटवीन द सिबलिंग्स और बिटवीन द मेंबर्स ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली. तो देखा यह गया कि ये कनेक्शन तो स्ट्रॉन्ग हो गया, लेकिन बाकी जो किथ एंड किन्स थे इस फैमिली के अंदर, इनके साथ आपका कनेक्शन जो है टूट गया क्या? नहीं, टूटा नहीं, वो रेदर देन लिमिटेड हो गया और वो इंटरेक्शंस अब सेलेक्टिव हो चुका है कि आप इनमें से शायद कुछ लोगों से ही इंटरेक्ट करते हो लार्जर फैमिली के, और वो लोग नॉर्मली वो होते हैं जो आपको लगता है आपके लिए बेनिफिशियल है. दैट इज इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म. सो इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म रेफर्स टू यू शो इफेक्टिविटी only to certain kith and kins in your larger kinship group, and those affinities directly influenced on the basis of your individualism, that is benefits rationality, where you believe that these kins can be a benefit to you, an asset to you, or could largely help you in certain circumstances. तो वो जो एक IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर या गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपका किथ एंड किन है उससे आप ज्यादा इंटरेक्ट करते हो, होली दिवाली के मैसेज भेजते हो, लेकिन वही दूसरा कजिन जो शायद किसी MNC या फिर कहीं पे क्लर्क का जॉब कर रहा है उसको उतने मैसेज नहीं भेजते हो, लेकिन उसको भी मैसेज भेजने लगते हो जब आपको लगता है कि इससे मुझे कोई एक पर्टिकुलर काम है जो ये मेरी मदद कर सकता है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म. इसी कॉन्सेप्ट को विलियम गुडे ने रोल बार्गेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया था. यूज करना जब आप बताओ कि न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर इंटरेक्शन पैटर्न्स मोर और लेस इफेक्टिव इंडिविजुअलिज्म पे चलते हैं. सारे किथ एंड किन से कनेक्शन तोड़ा नहीं जाता है, बट वो लिमिटेड इंटरेक्शंस होता है, सेलेक्टिव इंटरेक्शंस होने लगता है. सेकेंड कॉन्सेप्ट एफ्लुएंट वर्कर. अब इस एफ्लुएंट वर्कर को समझने के लिए फिर हम 2-3 बातें देख लेते हैं. एक स्कॉलर आए जिनका नाम था कार्ल मार्क्स, एक स्कॉलर आए जिनका नाम था मैक्स वेबर. एफ्लुएंट वर्कर बहुत काम आएगा इन दोनों के दोनों थिंकर्स के अंदर, जो एक स्ट्रॉन्ग कड़ी है आपके चैप्टर 4 पेपर 1 थिंकर्स के अंदर. कार्ल मार्क्स ने बोला जो समाज में हो रहा है वो हो रहा है प्रोलेटराइजेशन.
मतलब जो पेटी बूर्जुआज है वो वर्कर बन जा रहे हैं, सॉर्ट ऑफ मिडिल क्लास, अगर मैं वर्ड यूज करना चाहूं यहां पे और मार्क्स मुझे अनुमति दे तो मिडिल क्लास वर्किंग क्लास बनते चले जा रहा है, प्रोलेटराइजेशन। वेबर बोलते हैं एम्बूजुआमेंट। जो वर्किंग क्लास है वो मिडिल क्लास बनता चले जा रहा है। अब ये बोला क्यों गया? मार्क्स मानते हैं कि वर्कर और ओनर के बीच में डिफरेंस होता है ओनरशिप का। जो ओन करते हैं वो ओनर हैं, जो उनके साथ वर्क करते हैं और ओनरशिप नहीं रखते हैं चीजों मशीनों में, वो वर्कर हैं। तो वर्कर ओनर पेटी बूर्जुआ जो छोटे ओनर्स थे वो बड़े ओनर्स के साथ कंपीट नहीं कर पाते और धीरे धीरे वर्कर बन जाते हैं, अपना बोरिया बिस्तर या काम धंधा समेट के बड़े कंपनीज के अंदर जॉब करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। वेबर बोलते हैं नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। वर्कर क्लास वेल्थ से डिटरमाइन होता है और जब वो पैसे से डिटरमाइन होता है तो ये देखा जा रहा है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, मॉडर्न सोसाइटी ओवरऑल जब ग्रो कर रही है तो लोगों के वेजेस भी ग्रो की है और वेजेस ग्रो करने के कारण वर्कर आज मिडिल क्लास की लाइफस्टाइल अपना रहा है। Marxist theory suppose the working class is defined by its lack of ownership of the means of production. The embourgeoisement alternative is that the attitudes and behavior are influenced more by wealth than by ownership and control. As workers become better paid, they will become more like the middle classes. तो हो गया embourgeoisment। अब embourgeoisment को हो रहा है या नहीं हो रहा है, दो लोगों ने कोशिश की इवैल्यूएट करने की, जिनका नाम था गोल्डथॉर्प एंड डेविड लॉकवुड। 1960 के अंदर ये ब्रिटिश के अंदर ल्यूटन के अंदर स्टडी किया गया, जिसे बोला जाता है ल्यूटन की स्टडी। ल्यूटन इज अ स्मॉल विलेज बोला जा सकता है विद इन द कंट्री ऑफ ब्रिटेन। और ये चेक करने की कोशिश की कि अब जो वेबर बोल रहे हैं एम्बूशमेंट वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इस ल्यूटन की स्टडी में यह पता चला कि न तो वर्किंग क्लास है न मिडिल क्लास है, एक बीच में नया कैटेगरी ऑफ वर्कर आया जिनको उन्होंने नाम दे दिया एफ्लुएंट वर्कर, और यहां से आया ये वर्ड एफ्लुएंट वर्कर। आई होप टुडे यू नो कि एफ्लुएंट वर्कर आता कहां से है और क्यों आता है। जो न मिडिल क्लास है न वर्किंग क्लास है, रादर देन एक दोनों टाइप की क्लास है। एफ्लुएंट वर्कर की स्टडी में इन्हें पता चला कि कुछ पहलुओं के अंदर, स्पेशली लाइफस्टाइल्स के अंदर, एक वर्किंग क्लास मिडिल क्लास के जैसे हो रहा है, लेकिन जब पॉलिटिकल बात आती है तो वो आज भी लेबर पार्टी को फॉलो करता है, ट्रेड यूनियंस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो कहीं ना कहीं एक्टिव है वो ट्रेड यूनियन में और लेबर को सपोर्ट कर रहा है, जो नॉर्मली वर्कर कर रहा है। तो एफ्लुएंट वर्कर वो है जो लाइफस्टाइल में मिडिल क्लासेस के जैसे है, लेकिन उनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के अंदर क्लोजनेस रखता है वर्किंग क्लास से। In these activities, rational self-interest was more important than traditional community loyalty. एक सिंपल तरीके से पूरी जिस एस्पेक्ट को कंक्लूड करूं तो ये इंस्ट्रूमेंटल कलेक्टिविज्म हैज रिप्लेस क्लास सॉलिडारिटी। ये अपने आप में क्वेश्चन आ सकता है कभी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। सो एफ्लुएंट वर्कर कौन है? एफ्लुएंट वर्कर थियरी लार्जली ऑफ गोल्डथ्रोप एंड डेविड लॉकवुड रिजेक्टेड द नोशन ऑफ एम्बूशमेंट एंड प्रोलेटराइजेशन। दोनों का क्रिटिक है ये। बोलते हैं एक नहीं हो रहा है, रादर देन कुछ एक नया टाइप का वर्कर आ रहा है जो शायद मार्क्स और वेबर ने कभी इमेजिन नहीं किया था। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एजिज्म का। एजिज्म क्या होता है? एजिज्म वाज लार्जली द टर्म कॉइन्ड बाय बटलर इन द ईयर 1969। रेसिज्म, सेक्सिज्म, रिवर्स रेसिज्म, रिवर्स सेक्सिज्म, ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स आए तो एजिज्म भी एक कॉन्सेप्ट आया। एनीथिंग अटैच्ड विद आईएसएम इज एन आइडियोलॉजी। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, एजिज्म, रेसिज्म, सेक्सिज्म एक्सेट्रा, कास्टिज्म। ये एजिज्म होता क्या? एजिज्म होता है वेयर यू लार्जली डिस्क्रिमिनेट विद द पीपल हु आर एज्ड, refers to describe discrimination based on the negative stereotypes about the elderly and their capacities। तो कई बार हम आम तौर पे बहुत ही एक सिंपलिस्टिक लेवल पे एक जनरल तरीके से बोल देते हैं, अरे यार बूढ़ा हो गया है क्या। तो वो बताता है एजिज्म का, क्योंकि हम ये मान बैठे हैं कि शायद बूढ़े लोग ये चीज नहीं कर सकते। एक नेगेटिव स्टीरियोटिपिंग होने लगती है विथ रेस्पेक्ट टू द पीपल हु आर एज्ड। 2 दिन पहले साउथ कोरिया के ऊपर एक आर्टिकल आया था एज्ड के ऊपर कि यूथ कैसे खफा है उनके एज्ड सिटीजन से, बिकॉज दे आर नॉट लार्जली वर्किंग टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ यूथ्स प्रेजेंट इन द सोसाइटी विच कॉन्स्टेंट रफली ऑफ 40% ऑफ साउथ कोरियाज वोटिंग पॉपुलेशन। और आज का एक दूसरा टर्म है एफ्लुएंट सोसाइटी। ये काम
आएगा बहुत जगह आपको। एफ्लुएंट सोसाइटी होती क्या है कि हमें कई बार बताया जाता है, इंडिया में बहुत अच्छे से ये सिनेरियो आज परफेक्टली एप्लीकेबल है, बहुत अच्छे से बताया जाता है कि देश ग्रो कर रहा है, लोग ग्रो कर रहा है, लेकिन रियलिटी में होता ये है कि उस देश के अंदर कुछ लोग ही ग्रो कर रहे हैं। बिलियनियर्स का सर्वे आया था अभी, जहां पे वन ऑफ द हाईएस्ट बिलियनियर ग्रोथ है इंडिया के अंदर। कुछ लोग ग्रो करते हैं और ज्यादातर जनता कहीं ना कहीं दे आर लोफिंग अराउंड और दे आर लार्जली बिकमिंग द विक्टिम ऑफ दिस डेवलपमेंट रादर देन बीइंग अ बेनिफिशियरी। तो इन सोसाइटीज को बोला जाता है एफ्लुएंट सोसाइटीज, कॉइंड बाय जॉन के गैलिबर्ट्स, ड्रू अटेंशन टू अटेंशन इन यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बोलते हैं ये। It was indeed affluent, but private prosperity of majority was accompanied by good deal of public squalor, and there was significant minority who had not only been left behind economically, but also in effect of disenfranchisement. कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना पैसा आया, ना पॉलिटिकल पावर आया, ना पॉलिटिकल से आया। कुछ लोगों के पास बहुत से आया। यूनाइटेड स्टेट वैसा एक सोसाइटी बन चुका है गिलबर्ट्स के हिसाब से। आर्ग्यूएबली द टू प्रॉब्लम्स रिमेन विद अस एंड हैव बीन एक्सटेंडेड ग्लोबली। इंडिविजुअल एफ्लुएंस, ये स्टेटमेंट याद रखना, जीएस पेपर 2 में भी काम आएगा। जब एक इंडिविजुअल एफ्लुएंस की बात होने लगती है, उस समाज के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विसेज विक्टिम हो जाती है। जब कुछ लोग ग्रो करने लगते हैं तो ओवरऑल स्टेट का फोकस पब्लिक सर्विसेज से हट जाता है, प्राइवेटाइजेशन पे आ जाता है, एंड एज अ रिजल्ट द पब्लिक सर्विसेज खत्म हो जाती है और फिर और इन प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि जब पब्लिक सर्विसेज नहीं है तो ये मेजॉरिटी ऑफ जनता जो शायद एफ्लुएंसी नहीं देख रही है, वो और ज्यादा विक्टिमाइज होने लगती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोकस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत अच्छे से बताया जा सकता है कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट के अंदर, गुजरात जैसे स्टेट के अंदर, मराठवाड़ा, विदर्भा, इन सारी जगहों के अंदर फार्मर्स की सुसाइड क्यों हो रही है? बिकॉज यहाँ के स्टेट्स का मेजर फोकस इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट हो गया और एग्रीकल्चर के लिए जब फाइनेंसेस कम हो जाते हैं, एज दे स्टार्ट कंपीटिंग विद इंडस्ट्रीज, वी ऑफन सी दैट कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लैक ऑफ फोकस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर में डिटोरिएट द पोजीशंस ऑफ एग्रीकल्चर और पुशिंग मेनी ऑफ द फार्मर्स टुवर्ड्स द ब्रिंक ऑफ देयर कोलैप्स। आई होप इसे अप्लाई कर लोगे। और लास्ट कॉन्सेप्ट आज का है एडहॉकिंग। एडहॉकिंग क्या होता है? कई बार आपने लोगों को एक्सप्लेन किया होगा, अरे यार वो पार्टी में वो बंदा था ना, वो ऐसा सा दिखता था, वो ऐसा शर्ट पहना था, वो इसकी ऐसी सी हाइट थी, अच्छा वो है एडहॉकिंग। एथनोमेथोलॉजी से इसे यूज करते हैं। एडहॉकिंग का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्लियरली explain or distinguish a particular personality or a particular aspect or a particular thing which you are explaining to someone, but you largely try to highlight its characteristics so that the other person adequately understands that. अरे यार वो था ना मेरे पीछे खड़ा था ऐसा, वो इतना लंबा चौड़ा सा था, अरे वो इतना सा था ना यार उधर। That is adhocking. तो वो रोहित शर्मा साहब जो बोलते हैं ना, अरे यार वो है ना यार वो एरिया, अरे वो यार वो that is adhocking. So I hope this particular session has helped you to at least understand how your depth of concept should largely be.